हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 अगस्त 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि परीक्षाएं कराए बिना प्रमोट नहीं किया जा सकता है छात्रों को, और ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम वर्ष के लिए जो यूजीसी का फैसला आया है उसको सही माना है। और क्या है इस न्यूज़ में हम आगे देखेंगे। दूसरी न्यूज़ है कि जनधन खाता धारकों को मिलेगी बीमा सुरक्षा। 12 रुपये में मिलेगा 1 वर्ष के लिए दुर्घटनावश मौत के मामले में बीमा, और 330 रुपये के प्रीमियम में किसी भी तरीके से मृत्यु के मामले में मिलेगा बीमा। तीसरी न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकार निर्धारित किए गए हैं। अब ये क्या अधिकार हैं इस न्यूज़ में देखेंगे। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को अब अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करानी ही होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में साफ किया है कि बगैर परीक्षा के किसी भी छात्र को प्रमोट नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय को भी सही माना है। साथ ही कहा है कि यदि किसी राज्य को कोरोना संक्रमण के चलते किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वह तय की गई समय सीमा को बढ़ाने की यूजीसी से मांग कर सकता है। यूजीसी ने फिलहाल अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय कर रखी है। नेक्स्ट न्यूज़ है जनधन खाता धारकों को मिलेगी बीमा सुरक्षा। सरकार जनधन खाता धारकों को बीमा सुरक्षा देगी, जिसके तहत उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री जनधन योजना की 6ठी वर्षगांठ के मौके पर की गई। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बैंक खाता धारकों को 1 वर्ष के लिए सिर्फ 330 रुपये में प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। इससे खाता धारकों की किसी भी तरीके से मृत्यु होने पर यह रकम उसके निकटतम आश्रित को दी जाएगी। वहीं सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के बैंक खाता धारकों के लिए इसके तहत सिर्फ 12 रुपये के प्रीमियम में 1 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए तक की दुर्घटनावश मृत्यु तथा 1 लाख रुपए तक की दिवंगता बीमा मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकार निर्धारित। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद भी कानून व्यवस्था, पुलिस से केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपराज्यपाल के अधीन ही रहेगा। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच कामकाज और अधिकारों के बंटवारे से संबंधित नियमों और कायदे की अधिसूचित कर दिया है। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और सचिवों तक के अधिकारों के दायरों को स्पष्ट किया गया है। नए नियम में खास यह तौर पर ध्यान रखा गया है कि भविष्य में राज्य में सरकारों के गठन के बाद उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच मतभेद की गुंजाइश कम रहे। और पुलिस और कानून व्यवस्था के साथ साथ यह भी साफ कर दिया गया है कि केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी उपराज्यपाल के अधीन रहेंगे। पुडुचेरी में आए दिन उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव होता रहता है। सरकार लंबे समय से भ्रष्टाचार और आतंकवाद से ग्रस्त जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहती है। नए नियमों में यह भी साफ किया गया है कि किसी भी मुद्दे पर उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद की स्थिति में इसे राष्ट्रपति के पास परामर्श के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के निर्देश को अंतिम माना जाएगा। इस तरह से उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच विवाद के मुद्दे पर केंद्र का फैसला अंतिम होगा। जम्मू कश्मीर के प्रशासन को वित्त, कृषि, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, बागवानी, गृह, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, खनन, ट्रांसपोर्ट, सामान्य प्रशासन जैसे 39 विभागों में विभाजित किया गया है। तो ये नेशनल न्यूज़ की पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है, जापान के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। पेट की बीमारी से जूझ रहे जापान के लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो एबे ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री पद पर उनका कार्यकाल सितंबर 2021 तक था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, अगर मैं लोगों द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकता हूं तो मुझे इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है।
मैं राजनीतिक शून्यता से बचना चाहता था, लेकिन देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। मैं देशवासियों से भरपूर समर्थन के बावजूद 1 साल पहले इस पद से मुक्त हो रहा हूँ। शिंजो एबे ने खराब स्वास्थ्य के चलते दूसरी बार इस्तीफा दिया है। वर्ष 2007 में भी उन्होंने खराब स्वास्थ्य के चलते पद छोड़ा था। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की खबर आते ही जापान के शेयर बाजार में बिकवाली का दौर शुरू हो गया। लगभग $47 अरब यानी कि 3.5 लाख करोड़ के स्टॉक बेचे गए। ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, भारत को फिर से GSP सुविधा मिलने की उम्मीद बढ़ी। और दूसरी न्यूज़ है, कर्ज केंद्र ले या राज्य, इकोनॉमी पर होगा उल्टा असर। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। विश्व व्यापार में चीन के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका व भारत मिलकर काम करने की राह पर हैं। दोनों में कई कारोबारी मुद्दों पर सहमति को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका फिर से भारत के लिए जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी GSP सुविधा बहाल कर सकता है। बदले में अमेरिका से आने वाली 28 प्रकार की वस्तुओं पर भारत आयात शुल्क कम या खत्म कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करने को अमेरिका भारत जल्द ही मिनी ट्रेड डील कर सकते हैं। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक आपस में मिनी ट्रेड डील के लिए अमेरिका भी भारत की तरह उत्सुक है। अमेरिका जिस देश को GSP दायरे में रखता है उसके यहाँ से आयातित सामानों पर बहुत कम आयात शुल्क लेता है। पिछले वर्ष जून में अमेरिका ने भारत को GSP की सूची से बाहर कर दिया था। उस समय भारत लगभग 2000 ऐसे उत्पादों का निर्यात अमेरिका को कर रहा था जिस पर वहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। इससे इन उत्पादों की कीमत अमेरिका में कम होती थी और मांग वहाँ के बाजार में बनी रहती थी। इसके ऑटो कंपोनेंट से लेकर टेक्सटाइल से जुड़े आइटम शामिल थे। भारत GSP के तहत अमेरिका में $5.7 अरब यानी लगभग 42,750 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करता था। अमेरिका द्वारा GSP से बाहर करने के जवाब में भारत ने वहां से आयातित 28 उत्पादों के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी थी। नेक्स्ट है, कर्ज केंद्र ले या राज्य, इकोनॉमी पर होगा उल्टा असर। GST कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति की भरपाई का पेच सुलझाने के लिए केंद्र सरकार और गैर भाजपा शासित राज्यों के बीच तनाव है। केंद्र का कहना है कि राज्य भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज ले, जबकि गैर भाजपा शासित राज्यों का कहना है कि केंद्र स्वयं कर्ज लेकर उन्हें धन उपलब्ध कराए। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि कर्ज केंद्र सरकार ले या राज्य सरकारों की तरफ से ली जाए, इसकी पूरी इकोनॉमी पर विपरीत असर होने वाला है। एक मुश्त 2.35 लाख करोड़ रुपए का कर्ज न सिर्फ महंगाई दर को बढ़ा सकता है बल्कि कोविड-19 के बाद इकोनॉमी को सामान्य अवस्था में लाने की राह को भी मुश्किल कर सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की प्रमुख अर्थशास्त्री राधिका पांडे का कहना है कि केंद्र व राज्य सरकारों की तरफ से पहले से ही कर्ज की रकम बढ़ा दी गई है। इसका सीधा सा मतलब यह भी है कि भविष्य में महंगाई बढ़ने की जमीन तैयार हो रही है। संकट के दौर में ज़्यादा कर्ज लेने का मतलब यह भी है कि भविष्य में महंगाई बढ़ने की जमीन तैयार हो रही है। संकट के दौर में ज़्यादा कर्ज लेने का मतलब यह भी है कि भविष्य में इन्हें अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में देना होगा। इसका असर हमें खपत पर होने वाले खर्च में भी दिखेगा, यानी विकास कार्यों के लिए या सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं पर खर्चे में सरकार को कटौती करनी पड़ सकती है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल है, चीन के खिलाफ ठोस कार्रवाई का इंतजार। लद्दाख में चीन को पीछे ढकेलने के लिए आर्थिक मोर्चे पर भारत की कार्रवाई इतनी व्यापक होनी चाहिए कि उससे होने वाला नुकसान उसकी सहन शक्ति से बाहर हो। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विशेषज्ञ दिव्य कुमार सोती द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, छुट्टी की संस्कृति पर प्रहार। यहाँ पर छुट्टी नहीं, चुप्पी होगा। जिसे समाज महज महिलाओं की समस्या कहकर नकार देता है, वह आधी दुनिया के विकास को अवरुद्ध कर सकती है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है समाजशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु सारस्वत द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, परीक्षा की महत्ता। जिस तरह प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर की एग्जाम को टालने से मना कर दिया है, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं।
चीन के खिलाफ ठोस कार्रवाई का इंतजार। गलवान में भारत और चीन के बीच सैन्य झड़प हुए 2 माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन तमाम बातचीत के बाद भी बीजिंग का रवैया जस का तस है। चीनी सेना पैंगोंग झील और देपसांग के मैदानों से अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। अब तो वह उल्टे भारत से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए कह रहा है। चूंकि अभी तक उठाए गए कदम अपर्याप्त साबित हुए हैं, इसलिए इस पर विचार होना ही चाहिए कि चीन के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। इस पर विचार करने के पहले भारत पाक सैन्य तनाव पर नजर डालना जरूरी है। कल्पना कीजिए कि तब क्या होता जब भारत पाक की सेनाओं में गलवान जैसी झड़प हुई होती और दोनों सेनाओं की तीन तीन डिवीजन आमने सामने खड़ी होती। ऐसी स्थिति में विश्व बिरादरी इसे लेकर चिंतित होती कि दोनों देशों में परमाणु युद्ध न हो जाए। यह सही है कि भारत चीन के बीच परमाणु युद्ध होने की आशंका न उभरने के बीच पीछे दोनों देशों का सामरिक सिद्धांत है, जिसके तहत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने की बात कही गई है। लेकिन हमारे कदम ऐसे तो होने ही चाहिए कि चीनी नेताओं के दिमाग में एक विनाशकारी पारंपरिक युद्ध का खतरा उत्पन्न हो। भारत को कार्रवाई हिचक के साथ नहीं होनी चाहिए, वरना बीजिंग को यही संदेश जाता रहेगा कि भारत जो कर रहा है वह महज लेन देन के लिए बचाव या दबाव बनाने के लिए कर रहा है। गलवान की झड़प के बाद आर्थिक मोर्चे पर उठाए गए कदमों की ओर नजर डालें तो टिकटॉक जैसे चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध एक बेहद मजबूत कदम जरूर था, लेकिन हम वहीं रुक गए। अगर सीमा पर तनाव न हुआ होता तो भी हुआई जैसी कंपनियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी, लेकिन हम उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए इंतजार कर रहे थे। ध्यान रहे कि कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश ऐसे कदम उठा चुके हैं, जबकि उनका चीन के साथ कोई सैन्य टकराव भी नहीं हुआ। हैरत नहीं है कि चीनी नेताओं ने टिकटॉक के विरुद्ध भारतीय कार्रवाई को कोर कमांडर स्तर की बातचीत में महज दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा हो। यह तय है कि अपनी सेना भारत की ओर रवाना करने से पहले चीनी नेताओं को यह आकलन किया होगा कि भारत जवाब में ऐसा क्या कर सकता है जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। संभव है कि अपने सामरिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चीन कुछ सीमा तक आर्थिक नुकसान उठाने का मन पहले से बनाए हो। वैसे भी पिछले 2 दशकों में व्यापार असंतुलन के चलते हुआ खरबों डॉलर के मुनाफे पर बैठा है। चीन को पीछे ढकेलने के लिए आर्थिक मोर्चे पर भारत की कार्रवाई इतनी व्यापक होनी चाहिए कि उससे होने वाले नुकसान चीनी व्यापार जगत की सहन शक्ति से बाहर हो। सैन्य स्तर पर भी चीन को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि भारत सीमा पर तैनाती से आगे जाकर उसके मालवाहक जहाजों को भी निशाने पर ले सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि चुप्पी की संस्कृति पर प्रहार। यह स्वतंत्रता दिवस एक बार फिर महिला सबलीकरण के द्वार पर दस्तक देकर गया। यह दस्तक 2014 में भी सुनाई दी थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से शौचालय पर प्रश्न उठाया था और महिलाओं की इसे गंभीरता से जोड़ा था। इस वर्ष प्रधानमंत्री ने उस वर्जना पर प्रहार किया जिसमें भारतीय महिलाओं का जीवन पीड़ादायक बना रखा है। उन्होंने कहा कि गरीब बहनों और बेटियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने को लेकर सरकार चिंतित है। उन्होंने महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की सस्ती पहुंच के लिए सरकार के प्रयासों का विशेष तौर पर जिक्र किया। इसे महामारी से जुड़ी वर्जनाओं को तोड़ने की दिशा में उठाए गए कदमों के तौर पर देखा गया। इस पर आगे भी चर्चा की दरकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि 35% से अधिक बीमारियां और वयस्कों में लगभग 60% समय से पहले मौत उन व्यवहारों से जुड़ी होती है जो किशोरावस्था के दौरान शुरू होती हैं। यदि भारत 10 और 19 वर्ष की आयु के बीच देश के 23.65 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने में सक्षम हो जाता है तो एक स्वास्थ्य और अधिक उत्पादक कामकाजी आबादी बनाएगा। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सच है कि समाज में लैंगिक भेदभाव के चलते महामारी को महिला जनित समस्या मानकर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 57.6% भारतीय महिलाएं ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं, जबकि शेष अभी भी कपड़े, राख, जूट और अन्य सामग्री का इस्तेमाल अपनी जान जोखिम में डालती हैं। प्रश्न यह है कि क्या वे ऐसा जानबूझकर करती हैं? वास्तविकता यह है कि महिलाओं को इस संबंध में जानकारी नहीं है। भारत समेत कई देशों में अब भी मासिक धर्म के दौरान पितृसत्तात्मक नियंत्रण और महिलाओं की आवाजाही पर प्रतिबंधी उनकी समानता के अधिकारों को कमजोर बनाती है। कलंक और शर्मिंदगी का एहसास उन्हें जिस तरह कराया जाता है वह उन्हें
अशक्त करता है। यह पीड़ादायक नहीं है तो और क्या है। महामारी के चलते बच्चियां स्कूल जाना छोड़ देती हैं। चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 23% लड़कियों ने स्कूल छोड़ने के मुख्य कारण के रूप में मासिक धर्म को सूचीबद्ध किया है, जिसे समाज महज महिलाओं की समस्या कहकर नकार देता है। महामारी से जुड़ी वर्जनाओं को तोड़ने की शुरुआत घर से ही करनी होगी और उसके बाद स्कूल से। यह जरूरी है कि इस संबंध में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए और स्कूली वातावरण को बच्चियों के लिए सकारात्मकता से भरपूर बनाया जाए। स्कॉटलैंड में महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन देने का प्रस्ताव आया है। ऐसा ही कुछ अन्य देशों में भी करना होगा। उल्लेखनीय है कि भारत में भी अब स्कूलों और महिला महाविद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में दी जा रही हैं, परंतु अभी बहुत कुछ करना शेष है। अच्छा होगा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो कुछ कहा उस पर समाज चर्चा करे। नेक्स्ट आर्टिकल है परीक्षा की महत्ता। विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय को उचित बताकर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की महत्ता को ही स्थापित किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं न कराने अथवा उन्हें अपने हिसाब से टालने वालों को यह सुझाव समझ आया होगा। अच्छा है कि उनका रवैया परीक्षाओं की गरिमा के अनुकूल नहीं है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह सुविधा दे दी है कि जो राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा टालना चाहते हैं वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति लेकर ऐसा कर सकते हैं। इसलिए उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए और यह भूल जाना चाहिए कि वे कोरोना संकट के नाम पर बिना परीक्षा लिए छात्रों को पास कराने का कोई जरिया निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विश्वविद्यालयों के सभी पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक हो जाने का रास्ता साफ हो गया है। ध्यान रहे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसी अवधि तक सभी विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल असमंजस को खत्म करने बल्कि यह रेखांकित करने वाला भी है कि परीक्षाएं क्यों आवश्यक हैं। बेहतर होगा कि इस फैसले से वे लोग भी संदेश ग्रहण करें जो आईआईटी और मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं जेई और नीट के खिलाफ खड़े हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है कि आईपीएल शुरू होने से पहले ही कोरोना की चपेट में चेन्नई सुपर किंग। इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीम में मौजूदा दाएं हाथ के भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चहर और 11 स्टाफ सहयोगी कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। 19 सितंबर से यह लीग संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रही है और टीमों को मुंबई इंडियंस के खिलाफ उद्घाटन मुकाबला खेलना है, लेकिन यह अभी तय नहीं हुआ है कि सीएसके इस उद्घाटन मुकाबले के लिए तैयार है या नहीं। हालांकि फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है। तो ये आज का यानी 29 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।